हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे शेयर और इसे लाइक भी कर सकते हैं। आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप अपनी दाहिनी तरफ देखेंगे तो एक आपको ब्लैक कलर का आपको एक रिंग दिखेगी, जो काले कलर की रिंग होगी घंटी टाइप की। उसे ही आपको क्लिक करना है, वहां पर उसे दबाना है और वहां पे सब्सक्राइब दिख जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए ऑल पे आपको कर देना है, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम आए हैं एक और नई सीरीज लेकर आपके साथ में। सम इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं जो आपको आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चल बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु है, मतलब जो साउदर्न आपका जो मोस्ट फेयर पॉइंट है वो कहाँ पर है। ये आपसे पूछा गया है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट में है। और इंदिरा पॉइंट में जो आपको ये है, ये इंदिरा पॉइंट आपको कहाँ पे मिलता है? ये बहुत साउदर्न एरिया में मिलता है। लेकिन अब इस समय इंदिरा पॉइंट जो है वो हमें विजुअल नहीं है, मतलब दिखता नहीं है हमें। क्योंकि इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 2004 में एक सुनामी आई थी। उस सुनामी में ये पॉइंट समुद्र की गोद में समा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट अब हमें दिखाई नहीं देता है, जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है, जो कन्याकुमारी के आसपास में मिलता है। और इस इंदिरा पॉइंट को 2004 तक हम मानते थे कि हमारे दक्षिण का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे दूरस्थ पॉइंट है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये पॉइंट समुद्र की गोद में 2004 के एक सुनामी में समा गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं जल्दी से। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, उसे उस सीमा का क्या नाम है? ये आपसे पूछा गया है। पहला पॉइंट डूरंड रेखा, दूसरा पॉइंट मैकमोहन रेखा, तीसरा पॉइंट मैग्निनॉर एंड डी पॉइंट है आपका रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा है जिसे हम क्या किया गया था, एक सीमा निर्धारण हुआ था भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। इसे कौन सी रेखा कहते हैं? इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? भारत बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना होगा कि जो ये चार, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ये दो रेखाएं जो हैं ये किन किन देशों के साथ में, हमारे भारत के साथ में सीमा समझौता करती हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचते हैं। पैगंबर मोहम्मद किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना कब की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो तीसरे क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर ए है 8, वही 8वीं शताब्दी में आपको क्या किया गया था? 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुंचते हैं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली आए थे कब, ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि पुर्तगाली आए कब थे भारत में और उनका समय क्या रहा होगा उनके आने का। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। डच कब आए, फ्रांसीसी कब आए। एक सीरियल में भी पूछता है कि पहले पुर्तगाली आए कि पहले फ्रांसीसी आए, ये आपसे पूछता है पेपर में और बहुत बार पूछा भी गया है। आप ठीक है दोस्तों, ये क्रम आपसे पूछे जाते थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे हमारे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। वो पुर्तगाली जो कब आए थे? 1948 में, 1948 कह रहे हैं, 1498 में। 1498 में पहली बार पुर्तगाली आए थे। वो कंपनी के साथ में कौन आया था? वास्को डिगामा आए थे। कौन आया था? वास्को डिगामा जी आए थे। वास्को डिगामा जी आए थे पहली बार। और उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया पुर्तगालियों के बाद में? उसके बाद केप ऑफ गुड होप के अफ्रीका के माध्यम से भारत की समुद्री यात्रा। अब पूछा जाता है कि वास्को डी गामा किस रास्ते से आए थे? तो एक केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप है, उस एरिया से होते हुए आए थे हमारे। ठीक है, उस एरिया से होते हुए कौन सा स्थान है जिधर से वो आए थे? केप गुड होप। केप गुड होप का रास्ता अफ्रीका से होते हुए वो आए थे। अफ्रीका के माध्यम से भारत के समुद्री मार्ग से पहुंचे थे भारत। ठीक है, फिर डच आए। उसके बाद कौन आया? फिर डच आए, मतलब पुर्तगाली हो गए, डी ऑप्शन। फिर आया बी ऑप्शन, डच हो गए। फिर उसके बाद आए थे हमारे ब्रिटिश आए थे। डच कब आए थे? 1595 में। फिर हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को जो आई वो 1600 में आई। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे आखिरी फ्रांसीसी आए। फ्रांस के जो लोग थे वो 1616 में आए थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया पुर्तगाली, फिर आपके फ्रांस, डच
डच के बाद में ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद में कौन आया, फ्रांसीसी आया। ठीक है, तो देखो इसमें हमने आपको 3-4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आगे पहुंचते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार का संबंध स्थापित किया था? सबसे पहले व्यापार किसने किया था? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने व्यापार किया था। सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगालियों ने ही किया था। पुर्तगाली जब वास्को डी गामा जी आए तो यहाँ से उन्होंने क्या, वो व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने खोज करना वो अलग बात है, वो आए थे व्यापार करने के लिए, व्यापार का वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि व्यापार करने के लिए हम कहाँ जाएं जहाँ से हमें बहुत फायदा हो। जैसे लोग आज सऊदी, कुवैत ये जाते हैं, वैसे ही क्या हुआ, वो आते थे क्या करने, व्यापार करने आते थे। ठीक है, तो वो व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा के चुनाव सबसे पहले 1946 में हुए थे। कब हुए थे? 1946 में हुए थे। ठीक है, हम आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बिना समय गवाए। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में। यही कारण था बांग्लादेश को 1976 में पाकिस्तान से अलग करने के, 1972-76 में पाकिस्तान से अलग करने का जो चांसेस बनाए गए, इसलिए किया गया क्योंकि बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता था। एक तरफ पाकिस्तान था तो एक तरफ भारत था, उसके बीच में बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश नहीं, एक तरफ बांग्लादेश था एक तरफ भारत था, तो ये पाकिस्तानी ये बांग्लादेश जानने के लिए भारत से रास्ता मांगते रहते थे हमेशा। तो इसलिए भारत ने सोचा कि अगर हम इन दोनों देशों को अलग करा दें, और उसी समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में एक बहुत मतलब भीषण गृह युद्ध हुआ, जिसके मद्देनजर बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग की, और उस स्वतंत्रता की मांग के लिए भारत ने उनका क्या किया, सहयोग किया। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने बांग्लादेश का सपोर्ट किया 1972 में, और वहां से बांग्लादेश को आज़ाद कराया पाकिस्तान से। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जो एक हिस्सा था उन दोनों को अलग किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल है तो ये भारत का बंगाल दो थे, एक पश्चिम बंगाल जो भारत में रह गया, और पूर्वी बंगाल जो है वो कहाँ है, बांग्लादेश में है। ठीक है, वो कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बांग्लादेश में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसी तरह पहुंचते हैं 9 की तरफ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? फ्रीडम जब मिला भारत को उसके बाद पहली मुख्यमंत्री भारत की कौन सी थी? सॉरी, उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपसे पूछा गया है किसके बाद में? फ्रीडम जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो प्रथम मुख्यमंत्री थी वो कौन सी थी? तो वो कौन सी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ये पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा सन बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में सन बताइएगा कि इनको मुख्यमंत्री कब बनाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत से। ठीक है, ओजोन परत से ये संबंधित है। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा जो हुआ समझौता किसके लिए है, संबंधित है? वो है ओजोन परत के साथ में। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है कब हुआ पहली बार प्रोटोकॉल, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ मॉन्ट्रियल का, वो 1987 में हुआ था। 1987 में हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे? ग्लोबल एग्रीमेंट ऑफ द प्रोटेस्ट किसके लिए किया गया है? ओजोन परत के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? ओजोन परत के लिए किया गया है। ठीक है, और अब एक और क्वेश्चन इसमें लगातार पूछा जाता है कि भारत ने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने क्या किया है? भारत ने कब इस पे साइन किया? इस एग्रीमेंट पे जो ए है एग्रीमेंट, इस पे भारत ने साइन कब किया है? ठीक है, आपसे सन पूछा जाता है, तो ये 1992 में किया था। कब किया था? 1992, जून 1992 में भारत ने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन किया था। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, कार्बन का कम उत्पादन करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो ओजोन परत है वो छिड़ नहीं होगी, ओजोन परत हमारी क्या रहेगी, बची रहेगी। और इसी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, हम शून्य कार्बन की बात लगातार हम विश्व स्तर पर करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पहुंचते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि किसने धारण की, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर
11 में, जब आपको क्या हुआ, राणा सांगा को हराया और उसने क्या की, गाजी की उपाधि प्राप्त की। तो वो कौन था, वो थे बाबर 1527 में। और बाबर पहली जीत अपनी कब पाया था, 1526 में। ठीक है, पूछा जाता है किसके खिलाफ पाया था, इब्राहिम लोदी या इब्राहिम लोदी के साथ में या बहलोल लोदी के साथ में, किसके साथ युद्ध हुआ इसका, और कहाँ पर हराया, कौन वो से युद्ध था, ये आपसे पूछा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये पहला युद्ध जो लड़ा था बाबर ने किसके साथ लड़ा था और उसमें उसे जीता था कि हारा था। पहले युद्ध में आपको ये बताना है। ठीक है, और बाबर कब तक शासन किया ये भी आपको बताना है, 1529 तक कि 30 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। पूछते हैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, ये संविधान संशोधन हुआ था और उसमें इसको जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन जो उसमें किया गया 1976 में, और इसे क्या किया गया कि हमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, उसमें ये भी किया गया है, इसमें 3-4 ऐसे शब्द जोड़े गए हैं इस संशोधन में, उन संशोधन की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो इसमें तीन ऐसे शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, 1976 में। और संविधान संशोधन कौन सा था, ये 42वां संविधान संशोधन था। और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, एक और जोड़ा गया इसमें हमारा समाजवाद को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, समाजवाद को जोड़ा गया, समाजवादी बात की गई। दूसरा शब्द है आपका, एक है अखंडता। कौन सा है, अखंडता को जोड़ा गया है। और ये धर्मनिरपेक्षता तीसरा शब्द आपके सामने है ही है। ठीक है, तो 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में, वो है समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, और सिफारिश किसने की थी, ये भी बात किया गया है। सिफारिश किसने की थी, 10 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी किसी ने, तो उसका क्या नाम है, वो कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जिसने 10 मौलिक कर्तव्यों के शामिल करने की बात कही गई थी। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक और चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। यहाँ कहा गया है कि एक क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो क्या उस समय भारत में आपातकाल लगा था, क्या भारत में आपातकाल लगा था। तो हाँ सही है, उस समय भारत में आपातकाल चल रहा था, इमरजेंसी लगी हुई थी, उसी समय ये संशोधन किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 13 तरफ। निम्न में से इंस्टाग्राम के सह संस्थापक कौन हैं। तो इंस्टाग्राम के सह संस्थापक कौन हैं, ये आपसे इसमें पूछा जाता है। तो कौन है, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, केविन सिस्ट्रॉम। कौन है, केविन सिस्ट्रॉम है, सह संस्थापक है। और एक मुख्य संस्थापक कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 तरफ पहुंचते हैं हम लोग। ऊर्जा के निम्न स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का कौन सा उदाहरण है, एक तो उसमें पेट्रोलियम ऊर्जा है। कौन सा है, पेट्रोलियम ऊर्जा, जिसे बनने में बहुत समय लगती है। सौर ऊर्जा क्या है, बनती है बिगड़ती बहुत जल्दी बन जाती है, तुरंत बन जाती है, पवन ऊर्जा तुरंत बन जाती है। ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार उठता है तो उसके साथ में ज्वारीय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा करते हैं। लेकिन पेट्रोलियम के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब मलबा दब जाता है, दबने के बाद में उसमें जीवाश्म पैदा होते हैं, जीवाश्म कार्बन बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या होती है, पेट्रोलियम बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तरफ। प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में से एक बार मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और प्रवासी सप्ताह भी मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने ही बढ़ाया है, अपने वीडियो में भी डाला है कि इस बार का प्रवासी जो सप्ताह है उसका थीम क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। तो इसे कार्तिक पूर्णिमा कौन कहा है, देव दीपावली को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अपने कौन थे, वो अब्दुल कलाम आजाद जी थे। कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद जी थे। अगले क्वेश्चन 18, किस भारतीय क्रिकेटर को दावाल के नाम से जाना जाता है। दावाल के नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़ जी को। ठीक है, तो ये तो मिस्टर गांगुली किसे कहता है, सौरव गांगुली जी को। मिस्टर कूल किसे कहा जाता है, कैप्टन कूल किसे कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी जी को कहा जाता है। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है। ठीक है, और कपिल देव जी का क्या नाम है, ये आप लोग बताएंगे। कपिल देव जी को एक नाम से जाना जाता है, उस नाम को आप लोग
बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कपिल देव जी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिन्होंने 1983 में पहली बार भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। और उस फाइनल में कौन सी टीम अपोजिट में थी? वो टीम थी जो लगातार 2 बार से वर्ल्ड कप जीतती चली आ रही थी, 10 साल से लगातार विजेता थी। उसको हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। और स्कोर कितना था इंडिया का? 183 था, जिसमें वेस्ट इंडीज नहीं बना पाई थी, हार गई थी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पहुंचते हैं। वर्ष 2024 में सूर्यकुंड हस्तशिला शिल्प मेले का थीम स्टेट कौन रहेगा? थीम स्टेट कौन रहेगा? थीम स्टेट मतलब होता है मुख्य स्टेट जो होगा, इस बार कौन रहेगा वर्ष 2024 में सूर्यकुंड हस्तशिला शिल्प मेले का? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में हो जाएगा आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें हो जाएगा गुजरात, ठीक है। आगे पहुंचते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? तो नई दिल्ली में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इस बार भी परीक्षा में शायद आया है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों हम लोगों ने एक सीरीज की बहुत टाइम नहीं लिया, हमने 15 मिनट में आपको बहुत विस्तार तरीके से आपको पढ़ा दिया इस सीरीज को। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जीके जीएस के क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे और लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। आपको अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको राइट साइड पे आपको एक रिंग दिखेगी, उसको आपको दबाना है और वो क्या हो जाएगा? चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार आपको इस चैनल से मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लगातार ऐसे बने रहिए और अपने इस परिवार के साथ में गुरु ज्ञान के साथ में जुड़े रहिए और इस चैनल को लगातार बढ़ाते रहिए, प्रचार प्रसार में लगे रहिए और पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और पुलिस वैकेंसी जो हुई है जल्दी में, अगर उसमें कोई साक्ष्य आपको मिलता है तो आप जरूर लोगों के पास पहुंचाइए और उसको आप सरकार के पास पहुंचाइए, जिससे कि वो भर्ती में अगर पेपर लीक हुआ है तो भर्ती रद्द होनी चाहिए। और रद्द होगी भर्ती तो फिर आपको एक मौका मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि इसके बाद चुनाव है, इतनी जल्दी एग्जाम गवर्नमेंट करा नहीं पाएगी। तो उसके आपको एक मौका मिलेगा, अच्छा खासा मौका मिलेगा पढ़ने का। तो आप लोग अगर आपको साक्ष्य मिलते हैं, सच्चे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें फैक्ट है, तो आप उसको यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड जो एग्जाम करा रही है, उस पर आप लोग मेल कर दीजिए, जिससे अपना नाम और उन सबका पता करके, जिससे कि बोर्ड को एक ऑथेंटिक नॉलेज मिल जाए, जिससे वो अगर भर्ती को रद्द करना है तो रद्द कर दे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।